जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको VBI लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर की बात करेंगे, जिसमें आज का जो है ये पहला सेट है। और पहला सेट में प्यारे बच्चों अच्छे तरह से आपको सब्जेक्टिव को समझाएंगे। और अगर आप पहला सेट से लेके यानी सेट 1 से लेके सेट 10 तक अगर आप सारा वीडियो देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना बहुत ही अच्छे से यानी सोच विचार कर सिलेक्ट करके लाया गया है। और ये ऐसे प्रश्न है कि अगर आप पढ़ लेते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं, यानी अपने कॉपी में अगर आप लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो उम्मीद मानिए कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाएंगे अन्य छात्रों की अपेक्षा में। ये हम आपको जरूर कहेंगे प्यारे बच्चों। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखने के बाद क्या कीजिएगा, बाद में आप इसे अपने कॉपी में भी उतारें ताकि आपको ज्यादा समय तक याद रहे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये पहला सेट है। अगर आप दूसरा सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को आप हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम 100% ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर नोटिफिकेशन वगैरह कुछ PDF भी वहां पर डाल देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहां से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये पहला प्रश्न जो कि आपका शीतुद क्या है, जो कि आपका पहले चैप्टर से ही लिया गया है, और प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि शीतुद क्या है, या शीतुद के बारे में आप क्या जानते हैं, शीतुद किसे कहते हैं, शीतुद की स्थिति कैसे थी। किसी न किसी तरह से प्रश्न पूछेगा तो आप उत्तर इस तरह के दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। शीतुद का अर्थ यह है कि जब दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो, ऐसा लगे कि युद्ध होने वाला हो लेकिन युद्ध न हो, उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शीत युद्ध कहते हैं। देखिए सर, शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी 1945 से लेकर 1991 तक चला था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते होंगे उसके समाप्त होने के बाद इसमें 2 शक्तिशाली देश उभर कर आया था। एक था USA और एक था USSR, जो कि आप कहते हैं एक अमेरिका और एक है सोवियत संघ। ठीक है, इन दोनों देशों ने क्या किया, इनके बीच में तनावपूर्ण स्थिति, घृणा द्वेष नहीं होता है कि तोरा मार देबो रे, तोरा काट देबो रे, दो गांव में जो देखते हैं तो लड़ाई होता रहता है, गाला गलौज, वही होता है तनावपूर्ण। तनावपूर्ण की स्थिति ऐसा लगे कि युद्ध होने वाला है। अब 2 लेडीज के बीच में आपको लड़ाई हो रहा है और आपको लगेगा ओह अब कब लड़ाई हो जाएगा, कब लड़ाई हो जाएगा, तो लेकिन युद्ध ना हो, उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शीत युद्ध कहते हैं, यानी कि कोल्ड वार एरा। समझ में आ गया। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला वाला कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले या कह सकते हैं कुछ साल पहले, कि अभी वर्तमान में भारत और चीन के साथ ऐसे ही तनावपूर्ण स्थिति था। ऐसा लग रहा था कि दोनों देश में युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध नहीं हुआ। यही क्या होता है सर, शीत युद्ध कहलाता है। यानी कि चीन के बीच में और भारत के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया था कि तुम यहाँ पर क्यों है, कब्जा वगैरह क्यों ऐसे कर रहे हो, फलना चलना, बात को लेकर तनावपूर्ण स्थिति हो गया था कि हाँ अब मार होने वाला है, अब लड़ाई होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। वही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, शीत युद्ध कहलाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको 100% समझ में आ गया, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम भी दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, जरूर आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और अच्छा आपको लग रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाबू कि इस वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आप किसी भी छात्र को मुंह करना नहीं चाहिए। नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक कीजिए, ताकि आपको दोबारा हमारा वीडियो ही नहीं जाएगा, और अगर आप लाइक कीजिएगा तो और बार बार वीडियो जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक करिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बैंक चेक कीजिएगा, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। उत्तर में लिखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 विश्व महाशक्तिशाली विभक्त हो गया। जो देश नए स्वतंत्र हुए थे वह नहीं चाहते थे कि हम किसी गुट में शामिल हो। अब समझिए क्या कहा जा रहा है। द्वितीय विश्व जो कि कब से कब चला है सर, 1939 से लेकर 45 तक चला है ना। उसके बाद जो है 2 महाशक्तिशाली देश उभर कर आया। सबसे पहले जो है सर अमेरिका है। कौन है सर, अमेरिका है, याद रखिएगा अमेरिका। और दूसरा में हम लिख देते हैं रूस, शॉर्टकट में अच्छा रहेगा। इन दोनों देश के क्या हुआ, बहुत ही महाशक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया। अब जो देश नए स्वतंत्र हुए थे, जैसे भारत हो गया और भी जो देश है,
वो सब नए नए स्वतंत्र हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि फिर हम गुलाम बने। क्या नहीं चाहते थे कि फिर हम किसी भी गुट में शामिल हो। और उन्होंने एक नया गुट खोला जिसे हम क्या कहते हैं पेरेचो, गुट निरपेक्ष कहते हैं। इससे इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें होना चाहिए क्या, इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था पेरेचो, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ये कहाँ से थे पेरेचो, तो भारत से थे। मार्शल टीटो, क्या है पेरेचो, मार्शल टीटो, जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। कौन थे, संस्थापक थे, ठीक है, मार्शल टीटो, जो कि इन्होंने भी बहुत ही अच्छा खासा योगदान दिया है। और ये किस देश थे यानी हमको याद नहीं आ रहा है, हाँ ये ठीक है। इसकी स्थापना 1961 में कहाँ किया गया था, आप बता दीजिएगा फटाफट। चलिए सर, ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में क्या करा है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, देखिए सर, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ था, यानी कि देश की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसको खाने पीने सब चीज में थोड़ा सा दिक्कत कष्ट सहना पड़ता था। लेकिन बाद में यानी कि 1990 के दशक के बाद जो है थोड़ा सा वृद्धि वगैरह हुआ। तो कहा जा रहा है उत्तर में कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अभिप्राय है कि विकसित देशों से विकासशील देशों में खाद्य सामग्री पहुंचाना, साधनों को भेजना, न्याय दिलाना, कम विकासशील देशों को उचित अधिकार दिलाना आदि। अब सर हमको विकसित और विकासशील में अंतर समझा दीजिए, ये हमको समझ में नहीं आता। तो देखिए सर, विकसित देश उसे कहेंगे जिसके पास सब चीज है, जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा, ये सब पूरा विकास है, विकसित ही विकसित है। उसमें आपको हर चीज नियम कानून वगैरह सब चीज आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। विकसित विकासशील किसे कहते हैं सर, भारत, भारत ले लीजिए। इस समय हो गया पाकिस्तान, हो गया बांग्लादेश, हो गया जहां पर कुछ डेवलपमेंट के नाम पर खाक हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकासशील, जो भी थोड़ा थोड़ा विकास कर रहा है। तो विकसित देश से सामान यानी कि कोई खाने वाला चीज सामग्री हो गया पहुंचाना, साधनों को भेजना, न्याय दिलाना कि तुम पर आक्रमण किया है तो तुम्हारा न्याय होना चाहिए, कम विकासशील देशों को उचित अधिकार दिलाना, ये सब जो है नई अर्थव्यवस्था से समझा जाता है, ठीक है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, ये 4 नंबर प्रश्न जो कि कह सकते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। 4 नंबर में, परमाणु अप्रसार संधि क्या है सर, परमाणु अप्रसार संधि क्या है। तो आप उत्तर में लिखेगा, यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को अणु बम रखने की अनुमति देती है। क्या करती है प्यारे बच्चों, परमाणु शक्ति संपन्न देशों को अणु बम रखने की अनुमति देती है। देखिए, जैसे आपके पास जो है आइटम बम हो गया, बड़ा बड़ा बम आप रखे हैं, और वो किसको रखने की देते हैं, तो संपन्न देश, जो देश जो है विकसित है प्यारे बच्चों, क्या है, विकसित है, जिसके पास पैसा धन सब चीज है, उसके पास क्या है, ये रखने की अनुमति दी गई है। और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। जैसे मान लेते हैं कि जिसके पास न खाने के लिए ठिकाना है, न अपनी जनता के लिए ठिकाना है, किसी प्रकार का कोई ठिकाना ही नहीं है, तो उससे क्या करता है, ऐसे हथियार बनाने से या हासिल करने से रोकता है। क्यों, ताकि किसी देश पर छोड़ न दे। लेकिन 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाने रखने वाले देशों को इस संधि में रखा गया था, जिसमें मूल 5 देश शामिल है, जिसमें से अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया। इस संधि को 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया। और बाद में क्या किया गया, क्या किया गया प्यारे बच्चों, 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया यानी बंद कर दिया प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखिए क्या। चलिए सर, अगला प्रश्न को देखिए, क्या समझ में आ गया ना। और इसमें भारत को नहीं रखा गया है, जो कि आपको पता होगा प्यारे बच्चों। चलिए, अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न अच्छा है, प्रश्न अगला भी। हाँ, ये भी प्रश्न बर्लिन की दीवार जो कि शीतयुद्ध का सबसे बड़ा प्रमुख कारण बता सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि बर्लिन दीवार पर टिप्पणी लिखे। तो आप बर्लिन की दीवार पर टिप्पणी ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, उत्तर में लिखिएगा कि शीतयुद्ध के सबसे सरगम दौर में बर्लिन दीवार 1961 में खड़ी की गई। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई है सर, 1961 में की गई है। किसके दौर में, सरगम दौर में, यानी कि जब मारपीट हो रहा है या ऐसी स्थिति माहौल बना हुआ है जिसका रुकावट कोई कर नहीं सकता है, ऐसी स्थिति में क्या किया गया था, शीतयुद्ध की स्थापना खड़ा की गई थी
जो कि 1961 में की गई थी। कैसे खड़ा की गई थी सर? एक दीवार के रूप में किया गया था। इधर जो है यूएसए है और इधर जो है सर यूएसएसआर है। इस टाइप का ये दीवार था और दोनों के बीच में जो है भिन्नता को रोकने के लिए किया गया था। यह दीवार अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक था सर, सबसे बड़ा। लेकिन 1989 में पूर्वी जर्मनी के आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। अब एक साइड अगर गिरा देगा, जैसे एक मान लेते हैं यूएसए है और एक है यूएसएसआर, और ये दीवार बहुत बड़ा है और इधर गिरा देगा तो इस देश को पूरा का पूरा खत्म। तो कहा जा रहा है कि इसका परिणाम दूसरी दुनिया के अंत हो गया। और इसका क्या हुआ प्यारे बच्चों? अंत हो गया, यानी कि विभक्त हो गया, बट गया। शीतयुद्ध की समाप्ति हुई और जर्मनी के एकीकरण भी उसी समय यानी कि 1990 में एकीकरण हुआ था सर। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? 6 नंबर प्रश्न में देखिएगा अच्छे से। 6 नंबर में कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत यानी कि जो ग्राम पंचायत होते गांव के, जो कहते हैं कि नहीं जय जय सरपंच साहब के बुला के लाइए, या ग्राम पंचायत का कार्य क्या है, जो कि उसका कार्य जो होता है, देखिए क्या कहा जा रहा है उत्तर नंबर कि ग्राम पंचायत का ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। क्या होती है सर? ग्राम पंचायत ग्राम सभा की क्या होती है? कार्यपालिका होती है। कि हाँ सर थोड़ा सा ये काम कर दीजिए, हाँ सर ये थोड़ा सा ये कर दीजिए, तो ये होता है। लेकिन आज के समय में ये सब के सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ग्राम पंचायत के अनेक कार्य है जिनमें पंचायत क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना तैयार की सी कि वार्षिक रूप में यानी कि एक महीना में कितना वगैरह खर्चा वगैरह हुआ है ये करना। पशुपालन, सड़क एवं ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान देना आदि। ग्राम पंचायत कृषि की उन्नति के उत्तम खाद और उत्तम औजारों का प्रबंध करती है। तो इस टाइप से जो है पैरोचो यानी कि ये ग्राम पंचायत का कार्य है, जो कि कह सकते हैं कोई चीज कमी हो गया, कृषि वगैरह का बजट देखना है, सड़क वगैरह कैसा है, गांव की स्वच्छता कैसे है, गंदगी कैसा फैलाया हुआ है, उन्नत कृषि या बीज वगैरह जो होता है उसके बारे पे ध्यान वगैरह देना। तो ये आप जरूर अच्छे से याद रख सकते हैं पैरोचो। ये छोटा सा टर्म था जो कि उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा पैरोचो। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि भाषा नीति, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे। क्या है? भाषा नीति, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि भाषा नीति क्या है? तो भाषा नीति आप उत्तर में लिखेगा कि भारत वास्तव में विविधतापूर्ण देश है जहां 114 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। सोचिए 114, अपना बिहार में ही आ जाइएगा ना तो कहीं कहीं भोजपुरी बोला जाता है, कहीं ठेठी बोला जाता है, कहीं मैथिली बोला जाता है, कहीं और भाषा बोला जाता है, कहीं ई भाषा। मतलब अपना बिहार में ही जो है ना, न कहने तो 10-12 प्रकार के भाषा बोला जाता है, 10-12 प्रकार के। ठीक है, आप सोचिए पूरा भारत में तो 114 प्रकार के भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए, यानी कि 114 भाषाएं हैं, उसमें सभी भाषाओं के प्रति क्या होना चाहिए? आदर, सम्मान होना चाहिए कि चलो भाई मैथिली है तो मैथिली भाषा को भी क्या होना चाहिए? आदर होना चाहिए। भोजपुरी है तो भोजपुरी को भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब मिलकर हमारी भाषाई विरासतों को समुद्र बनाते हैं, यानी कि 114 का 14 भाषा मिलकर क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? समुद्र बनाते हैं तथा उन्हें साथ विकसित होने में मदद करती है। राइट, अतः प्रमुख भाषाओं को सम्मानित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। और यही सब भाषाओं जो है क्या क्या है प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय एकता क्या, यानी कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, तो ये हिंदू मुस्लिम ना आके हम कहते हैं कि हम भारतीय है। क्या है? हम भारतीय है, एक साथ बोलते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को क्या मिलती है सर? मजबूती मिलती है। भारतीय संविधान में 22 प्रमुख भाषाओं का सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाषा है प्यारे बच्चों? 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, बांग्ला हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, उर्दू हो गया आदि, यही भाषा नीति है। इस अपनाकर राष्ट्रीय एकता को सबल बनाया गया है। देखिए हम सब प्रॉपर क्या बोलते हैं सर? क्या हिंदी बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि हाँ कैसन छे, हाँ खाना वाना खेलिए कि नहीं खेलिए यो। आप कभी कभी ठेठी बोल देते हैं, ये जाही नहीं यहाँ पर खाना वाना खेलिए कि नहीं खेलिए, जाके खाना वाना खा ले जो। ये होता है। अब हम कुछ और भाषा, अहाँ जे मिथिला में पधारले अहाँ के लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये सब जो भाषा होता है प्यारे बच्चों, क्या है? ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। और इसी को बनाए यानी कि इसी को अपना कर हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय एकता को सबल बना के रखे हुए, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्लादेश
सब भाषा को, ठीक है। तो भाषा नीति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए हमने इसको लिया भी है, ठीक है। चलिए अब चलिए एक बार फटाफट आप सब लाइक कीजिए। तो बाबू बहुत ही देर से आप सब लाइक नहीं कर रहे हैं। बहुत ही बच्चा जो है ना इसमें बड़ा कंजूसी करता है, चाहता है ससुरी के हम नहीं लाइक कर रहे। अरे कर दो रे बबुआ, का तरह का पैसा लगता नहीं खे लागत ना, तो कर दो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, कोई बात नहीं खे, पैसा नहीं खे लागी, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आपके सामने 8 नंबर में क्या है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का क्या कार्य है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का क्या कार्य है सर। देखिए विपक्ष का नेता कि जो आप एक पार्टी, दो पार्टी होता है ना, एक तरह से दो पार्टी मानते हैं, एक हारने वाला है एक जीतने वाला है ना, और एक जो है विपक्षी जो पार्टी है सर, वो फायदा उठाएगा कि जो जीता हुआ है ना, कि कोई गलत कदम ना उठा ले, कहीं जनता से भिड़काव ना हो जाए, तो ये मौका खोजेगा। क्या खोजेगा सर, मौका। क्या सोचेगा, मौका। मौका जब इसको मिलेगा तो ये फायदा उठाएगा। कौन, ये मौका ये उठाएगा, जब ये गलती करेगा तब ये मौका उठाएगा, ठीक है। चलिए यही कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का क्या कार्य होता है। देखिए उत्तर में देखिए, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता का कार्य सत्ताधारी दल के कार्य की आलोचना करना, नहीं कहे उसके बारे में बुराई करना, आलोचना करना, उसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करना कि हाँ ये कुछ कर रहा है कि नहीं, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में। इसके नियंत्रण सत्तारूढ़ दल सगम रहता है। सिद्धांततः लोकसभा लोकतंत्र में विपक्षी दल होना जरूरी होता है। लोकसभा में विपक्षी दल के कार्य सत्तारूढ़ दल या सोचने के लिए बाध्य होते हैं कि उसके द्वारा कोई गलत कदम न उठे, ताकि विपक्षी दल उस कार्य का लाभ उठाकर जनता को अपने पक्ष में कर ले। यही होता है सर किसका, लोकसभा का। अगर बात करें राज्यसभा, लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति, इस सब के जो शासनकाल यानी कि कितने वर्ष का होना चाहिए, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए सर, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए एज न्यूनतम, और राष्ट्रपति के लिए 35, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि लोकसभा में विपक्षी नेता का होना क्या क्या कार्य अर्थ है। तो सर इसका सबसे सिंपल सा शब्द हम बोलेंगे कि लोकसभा में विपक्षी दल के नेता का कार्य सत्ताधारी दल के कार्य की आलोचना करना, यानी कि उसके बारे में बुराई करना, और जब भी ऐसा कदम न उठा ले ताकि जो है बाध्य होने होते पर कोई गलत कदम उठा ले, ताकि विपक्षी दल जो है उसका फायदा उठा ले, यही इसका मकसद होता है सर, ठीक है। चलिए अब ये आपके 9वां प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है 9 नंबर में कि भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो सर देखिए भारत जो है 1967 से पहले, यानी कि 1966 हो गया, 1965 हो गया, 1964 हो गया, उस समय जो था एकल बहुपातीय दलीय व्यवस्था थे। क्या था, एकल अधिपातीय दलीय व्यवस्था थी। लेकिन अभी कहा जाएगा 1990 में या 2024 में या 2025 में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो आप बोलिएगा सर बहुदलीय है। किस प्रकार का है, बहुदलीय है, जहां पर एक पार्टी नहीं, दो पार्टी नहीं, 10 20 पार्टी शामिल लेता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी क्या होता है सर, विजेता होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुखिया को ले लीजिए। मुखिया का जब चुनाव होता है सर, तो क्या उसमें एक ही आदमी खड़ा रहता है, नहीं सर, उसमें 10 आदमी 12 आदमी खड़ा रहता है। लेकिन जीतता कितना आदमी है, एक आदमी जीतता है, जीता है ना, यस सर। आप उत्तर में लिखिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है। बहुदलीय व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर बहुत से दलों का संगठन है। सही बात है, भारत में किसी एक दल का वर्चस्व नहीं है, चाहे आप कांग्रेस हो गया या बीजेपी पार्टी हो गया या कोई भी पार्टी का जो है वर्चस्व नहीं है। चुनाव के दरमियान बहुत सारे नेता निर्वाचन में भाग लेते हैं, जिसमें से ये पार्टी भाग लिया, ये पार्टी भाग लिया, ये पार्टी भाग लिया, मतलब सब पार्टी ने क्या करता है, भाग करता है। लेकिन जिस दल को ज्यादा मत प्राप्त होता है वही क्या होता है, यानी जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही नहीं जीतेगा सर। तो जिस दल को वोट ज्यादा मिलता है वही सत्तारूढ़ होते हैं, और जिसको सत्तारूढ़ कम मिलता है, यानी सत्तारूढ़ दल जो है कम प्राप्त होता है, उसे हम विपक्षी दल कहते हैं, जो कि किसी के गलती को पहचानना या कह सकते हैं उसकी गलती को जल्दी जल्दी पकड़ने की कोशिश करती, मान्यता दी जाती है, ठीक है। उम्मीद है अभी जस्ट आपको विपक्षी दल के बारे में हम अभी बतेबे किए हैं, और आपको ये भी बता ही दिए कि किस दल वगैरह के बारे में, ठीक है। अब चलिए आपके सामने जो है 10वां नंबर प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न बोल सकते हैं पहले जो, उसके बाद सेकंड सेट में आपको देखा जाएगा।
भारत की राजनीतिक में जाति की भूमिका का वर्णन करे। MVVI प्रश्न है बाबू, ये अगर प्रश्न करे, क्योंकि जाति वाला शब्द जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही प्रश्न पूछता है, क्योंकि बिहार बोर्ड को भी पता है कि जाति से रिलेटेड जो है ना प्रश्न थोड़ा सा भावुक वाला चीज है, और इसे अपनाकर बहुत अच्छा होता है, और प्रश्न भी इसी टाइप का पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखिएगा, उससे पहले हम बता देते हैं जाति वाला क्या होता है सर। जैसे मान लेते हैं कि आप यादव है, ठीक है, आप यादव है, चमार है, अगर आपके चमार पार्टी से कोई शामिल हो गया, खड़ा हो गया, तो आप यादव को वोट दीजिएगा कि चमार को दीजिएगा? कहिएगा सर हम चमार है तो चमार को ही वोट देंगे। ठीक है, ये वाला ज्यादा खासकर ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं बढ़िया से। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत की राजनीतिक में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज विभिन्न समाज नीति दलों में उसी कोटि को वोट दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जाति विशेष वह व्यक्ति अपनी जाति के लोगों का कार्य करेगा। अब हम सोचते क्या है कि ये हमारा जाति है, यादव है, भुयार है, ये तेली है, वो हमारे लिए काम करेगा, हम अपनी जाति को वोट दे देते हैं। लेकिन यह क्या होता है, लोगों का भ्रम होता है या जनता का भ्रम होता है। बहुत सारे उदाहरण मौजूद है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जीतने के बाद नेता लोग जो है अपना रंग रूप बदल लेते हैं, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। कहना चाहते हैं कि हाँ हम आपके लिए बहुत जी जान कर देंगे, जो कहिएगा वो कर देंगे। जब जीतता तो नहीं है तब, और जीतने के बाद तो क्या है, तू नहीं है हम, बस अब बोल दिए, आप समझ गए होंगे आप भी क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेट 2 के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप सब यस और सेट 2 कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं तो। और वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर एक छोटा सा कमेंट करिएगा। और एक छोटा सा एक बात बदलते प्यारे बच्चों, गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर एक बोलने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर एक लिखने का ऑप्शन आएगा, आप बोल के ही ला लीजिए। ठीक है, क्या बोलना है, गोल्डन स्टडी पॉइंट। देखिए सर, गोल्डन स्टडी पॉइंट आपको बोलना है। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा आप लिख भी सकते हैं, आपकी इच्छा। उसके बाद फर्स्ट लिंक पे आएगा, फर्स्ट लिंक पे आने के बाद क्या करिएगा सर, आप ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। आपको ऑनलाइन टेस्ट में कोई पैसा नहीं लगता है सर, आप ऑनलाइन टेस्ट पे क्या कीजिए, क्लिक करिए और ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए सर। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में आपको किसी तरह का पैसा नहीं लगेगा। देखिए ये पॉलिटिकल साइंस का ऑनलाइन टेस्ट है। इस पे क्लिक करिएगा, आप क्या करना है सर, इस पे क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा तो स्टार्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा, स्टार्ट पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं सर, टेस्ट दे सकते हैं। और ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का पैसा वगैरह नहीं लगेगा सर। तो कैसा लगा क्लास आप हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।